Hello students, subscribe the Fundamental Pharmacy and press the bell icon for more videos. हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सचिन जाधव, फाउंडर फंडामेंटल फार्मेसी, 5 times GPAT qualified, NIPER also qualified and various government pharmacist exam also qualified. लास्ट टाइम में हमने गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एक पेपर देखा था, उसमें जो टेक्निकल पार्ट था उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आज भी अपन एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का पेपर है, उसमें टेक्निकल पार्ट जो है, टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो सब एक्सप्लेन करने वाला हो। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं CGSS मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 2018 में जो दिल्ली में पेपर हुआ था। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दिल्ली 2018 26 दिसंबर 2018 जो पेपर हुआ था, उसमें का जो एलोपैथिक फार्मासिस्ट है, एलोपैथिक फार्मासिस्ट, वो अपन आज देखने वाले हैं पेपर। ओके, तो उसमें मैं हर टाइम भी बोलता हूँ आपको कि हर एक फार्मासिस्ट एग्जाम जो होता है उसमें 2 पार्ट होता है पेपर का। एवरी फार्मासिस्ट एग्जाम, हर एक फार्मासिस्ट एग्जाम में टेक्निकल पार्ट होता है। टेक्निकल पार्ट मतलब जो पार्ट फार्मा बैकग्राउंड का है, या उसको अपन डोमेन भी बोल सकते हैं। तो इसमें सब आपका गवर्नमेंट, उसमें सब आपका फार्मेसी का क्वेश्चन आता है, टेक्निकल पार्ट और डोमेन पार्ट। दूसरा एक पार्ट होता है नॉन टेक्निकल पार्ट, जिसमें आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, लैंग्वेज, इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, नॉन टेक्निकल पार्ट। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं टेक्निकल पार्ट उनका अच्छा होता है, नॉन टेक्निकल पार्ट उनका अच्छा नहीं होता है। तो आपको दोनों भी पार्ट इक्वली करना है। नॉन टेक्निकल पार्ट चाहे तो ज़्यादा कर लो, क्योंकि टेक्निकल पार्ट वैसे भी आपको हो चुका है। नॉन टेक्निकल पार्ट में ही सबको दिक्कत आता है, तो नॉन टेक्निकल पार्ट भी आपको करना है। ठीक है, तो आज हम नॉन टेक्निकल पार्ट वगैरह नहीं देखेंगे, आज अपन सिर्फ टेक्निकल पार्ट देखेंगे। वैसे नॉन टेक्निकल पार्ट भी मैं बोल सकता हूँ आपको, लेकिन टेक्निकल पार्ट में मेरा एक्सपर्टाइज है, तो इसलिए मैं टेक्निकल पार्ट के ऊपर फोकस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन को। ये वीडियो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए, टेक्निकल पार्ट शुरू होता है आपका यहाँ से। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन क्या दिखा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग्स द ऑर्फन ड्रग। तो देखो, क्वेश्चन में पूछा है ऑर्फन ड्रग कौन नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग्स द ऑर्फन ड्रग। तो ऑप्शन में दिया है फोमिपेजोल, कीटोकोनाजोल, ऑप्शन सी में दिया है लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, ऑप्शन डी में दिया है सोडियम नाइट्राइट। तो जो ऑर्फन ड्रग होता है उसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्फन ड्रग। सो ऑर्फन ड्रग इज अ ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज। जो रेयर डिसीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से कैंसर, सबको नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर इसमें होता है। फॉर एग्जांपल थैलेसीमिया सबको नहीं होता है, किसी पॉपुलेशन में होता है। अगर आपका पॉपुलेशन है 125 करोड़, उसमें से अगर 1% पॉपुलेशन या फिर 0.5% पॉपुलेशन को जो डिसीज होता है उसको बोलते हैं रेयर डिसीज। एंड ड्रग, जो ड्रग यूज करते हैं रेयर डिसीज में, उसको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग। तो ये डेफिनेशन आपको हर बुक में मिलेगा। सो ऑर्फन ड्रग इज क्या होता है, ऑर्फन ड्रग इज नथिंग बट द ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीजेस। ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिसीज, दैट इज नोन एज ऑर्फन ड्रग। ठीक है, तो ऑर्फन ड्रग का लिस्ट भी आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। एवरी फार्माकोलॉजी बुक, हर एक फार्माकोलॉजी का जो बुक होता है उसमें ऑर्फन ड्रग का डेफिनेशन एंड लिस्ट मिल जाएगा। तो उसमें फोमिपेजोल भी है, उसमें लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी भी है, सोडियम नाइट्राइल भी है। तो यहाँ पे देखो, उन्होंने जो आंसर दिया है लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, बट ये रॉन्ग आंसर है। करेक्ट आंसर होना चाहिए कीटोकोनाजोल। सो कीटोकोनाजोल इज नॉट, कि नॉट पूछा है, कीटोकोनाजोल इज नॉट अ ऑर्फन ड्रग। फोमिपेजोल ऑर्फन ड्रग होता है, एम्फोटेरिसिन बी भी, एम्फोटेरिसिन बी भी ऑर्फन ड्रग होता है, सोडियम नाइट्राइल भी, एम्फोटेरिसिन बी, सोडियम नाइट्राइल भी ड्रग होता है एज अ orphan drug. Fomepizole is a orphan drug used in the treatment of alcohol poisoning. Alcohol poisoning में ये फोमिपेजोल यूज किया जाता है। सोडियम नाइट्राइल जो है ये साइनाइड पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। इसको साइनाइड पॉइजनिंग में ये एंटीडोट होता है, ये भी ऑर्फन ड्रग है। ठीक है, एम्फोटेरिसिन भी बहुत सारे इसमें ऑर्फन ड्रग एज ए यूज किया जाता है। रिसेंटली जो कोरोना वायरस का क्राइसिस था, उसमें एक सुपर इन्फेक्शन आया था, म्यूकर माइकोसिस। म्यूकर माइकोसिस
म्यूकरमाइकोसिस, उसमें भी ये ड्रग यूज किया जाता है एम्फोटेरिसिन बी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है कीटोकोनाजोल। तो यहाँ पे उन्होंने एम्फोटेरिसिन बी दिया है लेकिन वो गलत है आई थिंक। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा आपका, ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा कीटोकोनाजोल। कीटोकोनाजोल इज द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फार्मेसी अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। तो इसका अगर इंग्लिश में वर्जन देखेंगे तो इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा, फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर। तो देखो ऑप्शन में दिया है 1965, 1947, 1948, 1950। तो फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन द 1948। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, 1948। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 1948 is the correct answer. The Pharmacy Act was passed in the 1948 with the objective of, क्या था ऑब्जेक्टिव, क्या था फार्मेसी एक्ट का ऑब्जेक्टिव, ये था कि टू रेगुलेट द फार्मेसी प्रोफेशन इन द इंडिया। फार्मेसी प्रोफेशन इंडिया में रेगुलेट करने के लिए फार्मेसी एक्ट जो है वो पारित हुआ था। ठीक है, उसका ईयर क्या है, 1948 में फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस वैसोकंस्ट्रिक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस वैसोकंस्ट्रिक्शन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दिया है एंजियोटेंसिन सेकंड, ऑप्शन बी में दिया है फेनोल डोपाम, ऑप्शन सी में दिया है सोडियम नाइट्रोफोसाइड, ऑप्शन डी में दिया है नाइकार्डिपिन। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस वैसोकंस्ट्रिक्शन एज अ मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन। देखो मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन क्या है उसका, वैसोकंस्ट्रिक्शन। तो ऐसा कौन है, कौन वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, तो कौन करता है वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस। देखो एक एक ऑप्शन देख लेते हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड, फेनोल डोपाम, सोडियम नाइट्रोफोसाइड एंड नाइकार्डिपिन। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, ये नाइकार्डिपिन के बारे में देख लेते हैं। नाइकार्डिपिन क्या है, डेपिन मतलब ये क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अम्लोडेपिन, फेलोडेपिन, नाइकार्डिपिन, ये सब क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। वो सब ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, दे आर अ वेनो डायलेटर। ओके, आर्ट्रियोलार डायलेटर, ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं, वेसो डायलेटर होते हैं डेपिन्स। सोडियम नाइट्रोफोसाइड क्या है, अगेन इट इज अ वेसो डायलेटर, इट इज अ नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा। ये क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेगा, ये नो, तो वो ब्लड वेसल को डायलेट करेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने वाला सोडियम नाइट्रोफोसाइड। तो नाइकार्डिपिन क्या है, वेसोडाइलेटर, सोडियम नाइट्रोफोसाइड क्या है, वेसोडाइलेटर। ये फेनोल डोपाम क्या है, फेनोल डोपाम इज अ डोपामाइन डेरिवेटिव, ये डोपामाइन का सिंथेटिक ड्रग होता है फेनोल डोपाम, तो ये भी नहीं है। तो एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है, एंजियोटेंसिन सेकंड वैसोकंस्ट्रिक्टर, इट इज अ पेप्टाइड। ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ये एंडोजिनस पेप्टाइड है। एंजियोटेंसिन सेकंड इज फॉर्म्ड इन द किडनी, अगर किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो गया तो एंजियोटेंसिनोजेन से बनेगा एंजियोटेंसिन 1 दैट इज कैटालाइज्ड बाय रेनिन। तो देखो एंजियोटेंसिनोजेन ये इनएक्टिव ग्लाइकोपेप्टाइड होता है आपके किडनी में। अगर किडनी को ब्लड प्रेशर कम हो गया तो एंजियोटेंसिनोजेन जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 बाय एंजाइम रेनिन, और एंजियोटेंसिन 1 का कन्वर्जन होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है, पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस वैसोकंस्ट्रिक्शन एज अ प्रोमिनेंट एक्शन। सो एंजियोटेंसिन सेकंड प्रोड्यूसेस द वैसोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, क्लियर। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेंज ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इन द मेल। देखो पूछा है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इन द मेल, उसका नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इन द मेल्स, मेल्स में पूछा है। देखो याद रखो मेल्स में पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होता है 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन द मेल्स, दैट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज आल्सो नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, इसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज आल्सो नोन एज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। एंड दूसरा एक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन दैट इज नोन एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं उसको बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल।
तो ये अच्छा होता है बॉडी के लिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है वो अच्छा नहीं होता है, वो बैड होता है। दैट्स व्हाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज नोन एज अ बैड कोलेस्ट्रॉल। And increase the level of low density lipoprotein in your body is associated with the arteriosclerosis। अगर ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर बॉडी में बढ़ गया तो आर्थरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा आपको, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो नॉर्मल रेंज ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इन द मेल दैट इज 40 to 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये करेक्ट आंसर है उसका, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड ग्रुप एंटीजन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ प्रोटीन। जो ब्लड ग्रुप होता है आपका ए बी या फिर ओ, तो वो कैसे डिसाइड होता है। रेड ब्लड सेल जो होते हैं आरबीसी, उसके ऊपर एक एंटीजन होता है, एक प्रोटीन होता है। एंटीजन मतलब एक प्रोटीन होता है, ओके। वो अगर ए है तो ब्लड ग्रुप ए, वो अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए बी है बोथ है तो ए बी, अगर कोई भी नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो ऐसा ब्लड ग्रुप डिपेंड कैसे करते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी, तो वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि ब्लड ग्रुप एंटीजन बिलोंग्स टू ब्लड ग्रुप एंटीजन बिलोंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में दिया है डिफरेंट क्लास ऑफ प्रोटीन। तो ऑप्शन ए में दिया है क्रोमोप्रोटीन्स, ऑप्शन बी में दिया है लिपोप्रोटीन्स, ऑप्शन सी में दिया है न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ऑप्शन डी में दिया है ग्लाइकोप्रोटीन्स। देखो पूछा है कि जो ब्लड ग्रुप आप डिफाइन करते हो, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ, तो किसके अकॉर्डिंगली डिफाइन करते हो। जो एंटीजन होता है आरबीसी के ऊपर, अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, अगर बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप, अगर दोनों भी नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। तो लेकिन वो एंटीजन क्या होता है, वो प्रोटीन होता है। वो क्या होता है, प्रोटीन होता है। लेकिन कौन सा प्रोटीन होता है भाई, तो देखो पूछा है वही, तो कौन सा प्रोटीन होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन। सो एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी दैट बिलोंग्स टू ग्लाइकोप्रोटीन। अभी देखो ग्लाइको मतलब क्या, ग्लाइको इज द टर्म फॉर शुगर, ग्लाइको इज द टर्म फॉर शुगर एंड प्रोटीन मतलब प्रोटीन, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। तो शुगर प्लस प्रोटीन नोन एज अ ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है मोस्ट ऑफ द एंटीजन क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। सो क्रोमोप्रोटीन नहीं है। लिपोप्रोटीन क्या होता है, लिपोप्रोटीन जो पहले क्वेश्चन में देखा है आपने, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो लिपोप्रोटीन मतलब मैक्रोमोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड्स विद द प्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब क्या, ये इट इज रिलेटेड विद द न्यूक्लियस और डीएनए आरएनए, ये डीएनए आरएनए से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो ब्लड ग्रुप एंटीजन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ प्रोटीन, सो ग्लाइकोप्रोटीन इज द करेक्ट आंसर। सो विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन, याद रखो। विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोटॉपिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोटॉपिक हार्मोन, इसको थायरोटॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोटॉपिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। देखो क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ो। पूछा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोटॉपिक हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच ग्लैंड। तो यहाँ पे आप फटक से अगर आंसर दोगे थायराइड ग्लैंड, तो वो अलग गलत गलत आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पूछा है, थायराइड हार्मोन नहीं पूछा है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब ये क्या है, ये कंट्रोलिंग हार्मोन होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, कंट्रोलिंग हार्मोन। कौन प्रोड्यूस करता है, उसके ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में दिया है पोस्टेरियर पिट्यूटरी, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सुप्रा रिनल ग्लैंड। तो देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है, कंट्रोलिंग हार्मोन है। सो it is a controlling hormone. Thyroid stimulating hormone is a controlling hormone and आपको यहाँ पे याद रखना है, जितने भी कंट्रोलिंग हार्मोन्स होते हैं, जितने भी रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, जितने भी इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं, जैसे होता है ना एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक इनहिबिटिंग हार्मोन, ना गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जो रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं दे आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, दे आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। और उसका जो हार्मोन है वो एक होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमस में जो रिलीजिंग हार्मोन है, इनहिबिटिंग हार्मोन है, वो हाइपोथैलेमस से आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी।
तो थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन होता है? थायराइड हार्मोन्स T3 एंड T4। जो थायराइड के हार्मोन होते हैं, थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। तो T3 T4 कहाँ से आएगा? थायराइड ग्लैंड से आएगा T3 T4। यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो कहाँ से आता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स उनके हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन से है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन से हैं, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट है। तो थायरोट्रोपिक हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमेटिक कफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज द राइट ट्रीटमेंट अप्रोच। देखो पूछा है एस्थमेटिक कफ के लिए कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो राइट ट्रीटमेंट अप्रोच होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है हिस्टामाइन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर H2 ब्लॉकर्स, ऑप्शन बी में दिया है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी में दिया है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और ऑप्शन डी में दिया है बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स क्या करेंगे, ये जो है इसमें आता है आपका हिस्टामाइन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, सिमेंटिडिन, रेंटिडिन, फेमोटिडिन, निजाटिडिन। ये जो ड्रग है वो जो है क्या है, वो एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स है और एंटी अल्सर ड्रग्स। तो ये तो ऑप्शन में गया। एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, दे इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। सो एंटीबायोटिक किस में यूज करेंगे, इन्फेक्शन में यूज करेंगे। ये भी ऑप्शन गया। यहाँ पे आस्थमेटिक पूछा है ना। तीसरा ऑप्शन में दिया है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या है, ओमेप्राजोल, देन रेपिप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल। ये भी क्या है, ये भी ड्रग यूज्ड इन द अल्सर। तो मतलब ये दोनों ड्रग जो है हिस्टामाइन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स PPIs, जो किस में अल्सर में यूज करेंगे, डिओडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर। ठीक है, ये नहीं, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन में यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अस्थमेटिक। अस्थमा मतलब क्या, आपको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, इफ देयर इज अ नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाई, इट इज अस्थमेटिक। तो अस्थमेटिक कफ में कौन से ड्रग यूज करेंगे, बचा एक ही ऑप्शन, कौन सा है, इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट। तो इसमें कौन सा ड्रग आता है, देखो साल्ब्यूटामॉल, साल्ब्यूटामॉल नाम का ड्रग इसमें आता है। उसमें आता है टर्बिटालिन, टर्बिटालिन। उसमें आता है बैम्बोटेरॉल, बैम्बोटेरॉल। तो साल्ब्यूटामॉल, टर्बिटालिन, बैम्बोटेरॉल, दीज आर द अल्फा 2, these are the beta 2 agonists. They will dilate the bronchial muscle. जो ब्रोंकाई का नली होता है आपका, वो अगर कंस्ट्रिक्ट हो गया तो अस्थमा हो जाएगा। वो अगर डायलेट करना है तो बीटा 2 एगोनिस्ट, सिम्पैथोमाइमेटिक, सो एड्रेनर्जिक बीटा 2 एगोनिस्ट, सल्बुटामॉल, टर्पिडोलिन एंड बाम्बोटेरॉल, दीज आर द ड्रग। ठीक है, याद रखो आप। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछता है द रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ विटामिन ए इन द वुमेन्स। तो विटामिन ए का डेली अलाउंस कितना होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 750 माइक्रोग्राम पर डे। 750 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए। विटामिन ए को क्या बोलते हैं बॉस, विटामिन ए इज आल्सो नोन एज अ रेटिनॉल, इट इज आल्सो नोन एज अ रेटिनॉल। तो इसका 3 फॉर्म होता है, विटामिन ए हैज अ 3 डिफरेंट फॉर्म, दे आर नोन एज अ विटामर्स ऑफ ईच अदर। विटामिन ए का 3 फॉर्म होता है, जैसे एसिड फॉर्म, अल्डिहाइड फॉर्म एंड अल्कोहल फॉर्म। तो विटामिन ए जो है इट इज नोन एज अ रेटिनॉल, रेटिनॉल जो है अल्कोहल फॉर्म होता है। सो रेटिनॉल इज अ अल्कोहल फॉर्म। सो एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए, एक्टिव फॉर्म क्या होता है इसका, विटामिन ए का, रेटिनॉल मतलब अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल फॉर्म इज अ रेटिनॉल। ठीक है, दूसरा एक फॉर्म होता है उसका रेटिनाल, वो होता है अल्डिहाइड फॉर्म, अल्डिहाइड फॉर्म। और तीसरा एक फॉर्म होता है उसको बोलते हैं रेटिनोइक एसिड। ठीक है, तो देर आर 3 फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए और देर आर 3 विटामर्स ऑफ विटामिन ए, रेटिनॉल, रेटिनाल एंड रेटिनोइक एसिड। उसमें ही एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन ए। तो इफ देर इज अ डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, क्या होगा, अगर विटामिन ए का डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा आपको, आपको नाइट ब्लाइंडनेस, उसको बोलते हैं जीरोप्थैल्मिया, वो डिसीज हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन ए के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन बोल दिया है। विटामिन ए क्या है, लिपिड सोल्यूबल विटामिन ए, क्या है, लिपिड सोल्यूबल विटामिन, फैट सोल्यूबल विटामिन। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो पूछा है अमॉन्ग्स द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट, क्या पूछा है, अमॉन्ग्स द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रोपिक ड्रग्स व्हिच वन बिलोंग्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। देखो पूछा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से माओ इनहिबिटर कौन है।
ये एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक ड्रग, ये जो टर्म है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो उन्होंने पूछना क्या है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का एग्जांपल क्या है। सो अमंग्स द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट साइकोट्रोपिक ड्रग, व्हिच वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ माओ इनहिबिटर। देखो पहला ऑप्शन है कैफीन। कैफीन क्या है, सीनियर स्टिमुलेंट है, ठीक है, ये तो गया ऑप्शन में। फ्लुएक्सेटिन, फ्लुएक्सेटिन क्या है, देखो इट इज अ सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये क्या है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक inhibitor, SSRI। So fluoxetine is a selective serotonin reuptake inhibitor। ट्राइनिलसिप्रोमाइन क्या है, ट्राइनिलसिप्रोमाइन इसको बोलते हैं माओ इनहिबिटर। ट्राइनिलसिप्रोमाइन इज अ माओ इनहिबिटर। तो माओ में दो टाइप आता है, माओ ए माओ बी, ठीक है, माओ ए माओ बी। एमएओ माओ मतलब क्या, ये देखो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज, ये क्या करता है, इट विल मेटाबोलाइज द मोनोअमाइंस। मोनोअमाइंस क्या होते हैं आपके ब्रेन में जो होता है हिस्टामाइन, उसके बाद में सेरोटोनिन, है ना, तो ये क्या होता है मोनोअमाइंस। नॉर एड्रेनालिन, ये क्या है मोनोअमाइंस है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, 5 हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, उसको सेरोटोनिन भी बोलते हैं। और आपका क्या है, ये माओ माओ है, तो ये मेटाबोलाइज करते हैं। अगर इन डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में ये लेवल कम हो जाता है, जो मोनोअमाइन से उनका लेवल कम हो जाता है, तो वो बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यूज करते हैं, ठीक है, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यूज करते हैं। सो दैट्स व्हाई ट्राइनिलसिप्रोमाइन इज अ माओ ए इनहिबिटर। ये क्या है, माओ ए इनहिबिटर। तो माओ बी किसको इनहिबिट करता है, माओ बी किसको मेटाबोलाइज करता है, माओ बी मेटाबोलाइज द डोपामाइन, and that's why MAO-A inhibitors they are used in the treatment of depression, and MAO-B inhibitors they are used in the treatment of Parkinsonism। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेज मैं देता हूँ आपको। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ट्राइनिलसिप्रोमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, द नॉर्मल रिथमिक इम्पल्स इज जनरेटेड फ्रॉम विच पॉइंट इन द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। आपके हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें इम्पल्स कौन जनरेट करता है, नॉर्मल रिदमिक इम्पल्स। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको सिंपली पूछा है कि हार्ट में आपके इम्पल्स कौन जनरेट करता है। तो देखो ऑप्शन में दिया है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, साइनो एट्रियल नोड, पर्किंजे फाइबर, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो आपको मालूम है एस ए नोड, क्या है एस ए नोड। एस ए नोड क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। कौन करता है, इम्पल्स जनरेट एस ए नोड। तो साइनो एट्रियल नोड इज द करेक्ट आंसर। एस ए नोड विल जनरेट द इम्पल्स। ये क्या करता है, इम्पल्स जनरेट करता है। कितना करता है इम्पल्स जनरेट, 68 to 70 इम्पल्सेस पर मिनट, ठीक है। तो एक मिनट में आपका दिल धड़कता है 72 बीट्स पर मिनट ऑन एन एवरेज। तो एस ए नोड क्या करता है, इम्पल्स जनरेटर। एस ए नोड क्या है, इम्पल्स जनरेटर। इट इज ऑल्सो नोन एज अ पेस मेकर, यहाँ पे याद रखो इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। और बाकी ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, पर्किंज फाइबर, ये क्या है, कंडक्ट करते हैं। इट इज अ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ठीक है, याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। देखो पूछा क्या है, क्वेश्चन प्रॉपर्ली पढ़ना है आपको। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट कौन है पूछा है। तो कौन है कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, देखो पहला ऑप्शन है कार्बाकोल। कार्बाकोल क्या है, ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, कोलिनर्जिक मतलब एसिटिल कोलिन जो है उसका डेरिवेटिव होता है कार्बाकोल। तो ब्लॉकिंग पूछा है तो ये तो नहीं है। एसिटिल कोलिन क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग, ये भी ब्लॉकिंग नहीं है। देखो एट्रोपिन एंड पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन क्या है, ये कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलॉइड है, कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलॉइड, ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा आपका। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, इट इज नोन एज एंटी मस्कर्निक, ठीक है, ये एंटी मस्कर्निक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट का इसका करेक्ट आंसर होगा आपका एट्रोपिन। क्योंकि कार्बाकोल क्या है, कोलिनर्जिक ड्रग है, डेरिवेटिव ऑफ एसिटिलकोलिन। एसिटिलकोलिन तो क्या है, इटसेल्फ एसिटिलकोलिन से कोलिनर्जिक ड्रग। पिलोकार्पिन क्या है, कोलिनोमाइमेटिक अल्कोलॉइड। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका करेक्ट, एट्रोपिन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पूछा है यहाँ पे, which of the following enzyme is markedly increased in the obstructive liver diseases। तो देखो लीवर डिसीज, ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज में कौन सा एंजाइम बढ़ जाएगा। क्या पूछा है, which of the following enzyme is markedly increased in the
ऑब्स्ट्रक्टिव लीवर डिसीज। तो लीवर डिसीज में कौन सा एंजाइम इंक्रीज होता है, ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया है। बेसिकली उन्होंने पूछा कि लीवर मार्कर एंजाइम फॉर लीवर डिसीजेस कौन सा है, तो मार्कर एंजाइम लीवर फॉर लीवर, तो आपको याद रखना है अल्कलाइन फॉस्फेटेज। अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज इंक्रीज्ड इन केस ऑफ लीवर डिसीजेस। क्रेटिनिन काइनेज ये हार्ट में इंक्रीज होता है, अलानाइन ट्रांसफरेज ये भी, एस्पार्टेट ट्रांसफरेज ये भी। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, अलानिन फॉस्फेटेज एंजाइम, ये बढ़ जाता है लीवर डिसीज में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन देखो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। पूछा क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। तो कौन सा ड्रग पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है, तो देखो पहला ऑप्शन है स्पाइरोलेक्टोन, ऑप्शन बी है आइसोसोर्बाइड, ऑप्शन सी है मैनेटोल एंड ऑप्शन सी डी है ग्लिसरॉल। तो देखो अपन ग्लिसरॉल से चलेंगे। ग्लिसरॉल क्या है, इट इज अ ऑस्मोटिक डायरेटिक। क्या है, ऑस्मोटिक डायरेटिक। मेंटोल क्या है, ऑस्मोटिक डायरेटिक। क्लासिफिकेशन याद रखो, अगर आपको क्लासिफिकेशन के वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल के लिस्ट में क्लासिफिकेशन के वीडियोस है, वो भी देख लो, ठीक है। तो मेंटोल क्या है, ऑस्मोटिक डायरेटिक। ये आइसोसोर्बाइड क्या है, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। सो जो तीन ऑप्शन है वो तीनों ऑप्शन क्या है, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तीनों ऑप्शन क्या है, ऑस्मोटिक डायरेटिक। आइसोसोर्बाइड, देन मेंटोल एंड ग्लिसरॉल, ये तीनों क्या है, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स है। ये क्या है, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक कौन सा है, स्पाइरोलेक्टोन। तो देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको, प्रोबेबल क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे बोलूंगा आपको। सो व्हाट इज स्पाइरोलेक्टोन पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। तो स्पाइरोलेक्टोन का इट इज अ स्टेरॉइड इन नेचर, स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर होता है, स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। इट कॉजेज द गायनेकोमेस्टिया, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है गायनेको, ये गायनेकोमेस्टिया करेगा ये। और इसका ये एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनरेनोन, इसका एक्टिव मेटाबोलाइट होता है कैनरेनोन, ठीक है, कैनरेनोन। स्पाइरोलेक्टोन का मेटाबोलाइट होता है एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरेनोन। तो ये एडिशनल बोला है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्रम कार्यालय द्वारा दुकान कार्य लाइसेंस, ठीक है, श्रम कार्यालय द्वारा दुकान कार्य लाइसेंस, इसकी प्राप्ति तारीख कितने वर्ष तक वैलिड है। मतलब सिंपली पूछा है कि शॉप एक्ट लाइसेंस जो होता है वैलिड फॉर विच, सो इट इज वैलिड फॉर 3 इयर्स। आजकल सिर्फ 1 वर्ष 1 ईयर ही वैलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते चलो। देखो पूछा है केमोथेरेपी में उपयोग में, ठीक है, केमोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित कोशिका विषय, ठीक है, ये हिंदी में क्वेश्चन है, मतलब इसका इंग्लिश में क्वेश्चन क्या होगा, पहले हिंदी में पढ़ लेते। केमोथेरेपी में उपयोग की जाने वाली निम्नलिखित कोशिका विषय दैट इज साइटोटॉक्सिक दवा में कौन सी एक प्रतिचयापचक एंटी मेटाबोलाइट है। मतलब बेसिकली पूछा है कि फॉलोइंग इज अ एंटी मेटाबोलाइट ड्रग यूज्ड इन द कैंसर थेरेपी, साइटोटॉक्सिक ड्रग, कि कौन सा साइटोटॉक्सिक ड्रग एंटी मेटाबोलाइट है। तो देखो ऑप्शन में दिया है मिथोट्रिक्सेट, ऑप्शन बी दिया है मेक्लोथामाइन, ऑप्शन सी में दिया है फॉस्फामाइड, ऑप्शन डी में दिया है साइक्लोफॉस्फामाइड। तो देखो एंटी मेटाबोलाइट कौन है, मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट इज अ एंटी मेटाबोलाइट, इट इज अ फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट। मिथोट्रिक्सेट क्या है, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट, एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है। क्या में इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, आपको मालूम नहीं चाहिए। सो मिथोट्रिक्सेट इज एंटी मेटाबोलाइट क्लास बिलोंगिंग टू साइटोटॉक्सिक और एंटी कैंसर ड्रग, ठीक है। तो इसका एडवर्स इफेक्ट होता है फोलिक एसिड डिफिशियंसी, तो इसमें उसका एडवर्स इफेक्ट फोलिक एसिड डिफिशियंसी होता है। एंड उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए फोलिक एसिड इज नोन एज ल्यूकोरिन सिट्रोवेरम फैक्टर, तो ये यूज किया जाता है मिथोट्रिक्सेट की। टॉक्सिटी अगर हो गया मिथोट्रिक्सेट का अगर टॉक्सिटी हो गया तो फोलिक एसिड उसका एंटीडोट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंबर ऑफ हार्ट रिसीव द वेनस ब्लड फ्रॉम द बॉडी। तो देखो पूछा है वेनस ब्लड जो है वो कौन से चेंबर में रिसीव होगा। तो देखो हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। तो यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। देर आर 4 चेंबर ऑफ हार्ट। सो राइट साइड जो है हार्ट का, वहाँ पे सब क्या होता है, वेनस ब्लड आता है, ठीक है, राइट साइड पे। और लेफ्ट साइड पे जो ब्लड आता है वो प्योर ब्लड होता है। राइट साइड पे इम्प्योर ब्लड, लेफ्ट साइड पे प्योर ब्लड। देखो जो भी बॉडी से कलेक्ट किया गया ब्लड है वो कहाँ पे आता है, राइट ऑरिकल में आता है ये।
यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी में आर्टरी में जाता है, लंग्स में जाता है, वहाँ से प्योर ब्लड होके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल में आता है, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और बाद में पूरा बॉडी को प्योर ब्लड मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, देखो अभी क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव वेनस ब्लड फ्रॉम द होल बॉडी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली उसका आंसर है राइट साइड ऑफ योर हार्ट विल रिसीव द वेनस ब्लड, राइट एट्रियम विल रिसीव द वेनस ब्लड, सिंपल है। अगर आपको यहाँ से पूछा है कि विच ऑफ द चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव ए प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स में से कहाँ पे आएगा ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में। और बॉडी विल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम विच वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर कमर्शियल क्वांटिटी सेल, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर कमर्शियल क्वांटिटी सेल ड्रग दैट कॉजेज डिपेंडेंस और एबोस। मतलब ये क्वेश्चन है आपका जूरिस्प्रूडेंस का, और उसमें कौन से चैप्टर में से, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग एक्ट। देखो वहाँ पे आपको पढ़ा होगा आपने कि एनी प्रोविजंस रिलेटेड टू नार्कोटिक ड्रग, एनी कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ प्रोविजंस टू नार्कोटिक ड्रग। अगर नार्कोटिक ड्रग के अंदर जो प्रोविजंस दिए उसका अगर आपने तोड़ा, उसके रूल्स तोड़े तो क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है रिगरस इम्प्रिजमेंट टू 10 to 20 years एंड फाइन अप टू 1 to 2 lakh। दूसरा ऑप्शन है रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 4 to 6 years एंड फाइन अप टू 50 to 60,000। तीसरा ऑप्शन क्या है देख लो, तीसरा ऑप्शन है रिगरस इम्प्रिजमेंट फॉर 1 to 2 years एंड फाइन 10 to 20,000। चौथा ऑप्शन है रिगरस इम्प्रिजमेंट 5 to 6 years एंड फाइन अप टू 3 to 4 lakhs। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक एक्ट is liable to punishment, and what is punishment, the punishment is nothing but the rigorous imprisonment। rigorous मतलब क्या है, rigorous imprisonment मतलब कड़ी सी कड़ी सजा। आप बोलते हो ना सर इसको कड़ी सी कड़ी सजा देते हो, जैसा आप इसको कड़ी सी कड़ी सजा दे दो। rigorous imprisonment up to 10 to 20 years and fine of 1 to 10 lakhs। so any contravention of narcotic and psychotropic drug act, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 1। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन। तो टार्सल बोन लार्जेस्ट कौन सा होता है, कैल्केनियस इज द लार्जेस्ट टार्सल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर मोनोवेलेंट लाइव वैक्सीन ऑफ रोटावायरस। रोटावायरस का वैक्सीन जो वो कैसे एडमिनिस्टर करते, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज द टेम्परेचर द शॉर्ट एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स आर सॉलिड। मतलब फैटी एसिड सॉलिड कब होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी फैटी एसिड सॉलिड ही होता है, सो दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। जो फैटी एसिड होता है वो सॉलिड होता है, मीडियम चेन एंड शॉर्ट चेन एंड मीडियम चेन फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी का साइलेंट फीचर कौन सा नहीं है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नॉट ए साइलेंट फीचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो पहला ऑप्शन में दिया है सप्लाई ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग, तो ये तो करेंगे, सप्लाई करेंगे। डिस्पेंसिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग का डिस्पेंसिंग, डिजाइनिंग ऑफ न्यू ड्रग, एंड लास्ट ऑप्शन में दिया है स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ एंसिलरी प्रोडक्ट। तो ये तो फंक्शन है, दूसरा ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, फंक्शन कौन सा नहीं है, ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। सो हॉस्पिटल फार्मेसी इज नॉट इन्वॉल्व इन द डिजाइनिंग ऑफ न्यू ड्रग। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में नया ड्रग नहीं बनाते हैं ना, तो ये बाकी ड्रग डिस्पेंस करते हैं, नार्कोटिक वाले भी डिस्पेंस करते हैं, बाकी ये ड्रग भी डिस्पेंस करते हैं, लेकिन ये नहीं करते। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डिजाइनिंग ऑफ न्यू ड्रग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन देखो पूछा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक इज सीक्रेटेड बाय व्हिच टाइप ऑफ सेल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन बनाता है स्टमक में, देखो ऑप्शन में दिया है म्यूकोस नेक सेल, इंट्रोक्रोमफिन लाइक सेल, पैराइटल सेल एंड इंट्रोक्रोमफिन लाइक सेल। तो म्यूकोस सेल क्या करेंगे, म्यूकोस सीक्रेट करेंगे। ठीक है, एंटेरोक्रोमफिन सेल क्या करेंगे, हिस्टामाइन सीक्रेट करेंगे, हिस्टामाइन। पैराइटल सेल्स क्या करते हैं, पैराइटल सेल्स। सो रिमेंबर इन द स्टमक पैराइटल सेल्स विल सीक्रेट द एसिड,
एसिड कौन सा है, HCl। पीएच कितना होता है स्टमक का, 1 to 4, ठीक है ना। व्हाट इज नॉर्मल पीएच ऑफ योर स्टमक, 1 to 4। अगर अगर स्टमक में फूड नहीं है, विदाउट फूड 1 to 3, स्टमक में फूड है तो 4 to 5, ठीक है, 3 to 4। सो रिमेंबर यहाँ पे आंसर है आपका पैराइडल सेल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जीपेट में भी क्वेश्चन आता है, ये नाइपर में भी आता है, फार्मासिस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। एट्रोपिन का एंटीडोट, तो पहले एट्रोपिन क्या है, लॉजिक लगाओ। एट्रोपिन क्या है, एंटी मस्कर्निक मतलब एंटी कोलिनर्जिक। तो उसका एंटीडोट क्या होगा, कोलिनर्जिक ड्रग। तो इसमें से कौन सा कोलिनर्जिक ड्रग है, देखो यहाँ पे देखो, प्रोपेंथेलिन है, ऑक्सोफोनियम है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, और लास्ट में दिया है फाइसोस्टिकमाइन। ये ऑक्सोफोनियम एंड हायोसिन ये क्या है, एंटी कोलिनर्जिक है, एंटी कोलिनर्जिक। तो ये तो नहीं आएगा, तो ये कोलिनर्जिक है और ये कोलिनर्जिक है। तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कौन है, ये फाइसोस्टिकमाइन। इट इज अल्कोलाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइसोस्टिग्मा, सो इट इज यूज्ड एज अ एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। तो एट्रोपिन का एंटीडोट कौन है, देखो बॉस यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज द एंटीडोट फॉर एट्रोपिन, फाइसोस्टिग्माइन इज अ एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। फाइसोस्टिग्माइन इज अ एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। एंड यू कैन से, अगर फाइसोस्टिग्माइन का पॉइजनिंग हो गया, सो फाइसोस्टिग्माइन इज एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। अगर एट्रोपिन का पॉइजनिंग हुआ है तो फाइसोस्टिग्माइन यूज करना है। अगर फाइसोस्टिग्माइन का पॉइजनिंग हुआ है तो क्या का यूज करना है, एट्रोपिन। तो एट्रोपिन यू कैन से ओवर हियर कि ये दोनों जो है एट्रोपिन एंड फाइसोस्टिग्माइन एक में के क्या है, एंटीडोट्स है। सो दे आर एंटीडोट फॉर ईच अदर। दीज टू ड्रग्स एट्रोपिन एंड फाइसोस्टिग्माइन दे आर एंटीडोट फॉर ईच अदर, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोग्लाइकन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेटेरोग्लाइकन। तो हेटेरोपॉलीसेकेराइड कौन सा है पूछा है। हेटेरोग्लाइकन मतलब हेटेरोपॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा आपने पॉलीसेकेराइड्स, होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। तो होमोपॉलीसेकेराइड मतलब क्या, होमोग्लाइकन। हेटेरोपॉलीसेकेराइड मतलब क्या, हेटेरोग्लाइकन। तो पूछा क्या है, हेटेरोग्लाइकन कौन सा है। देखो ऑप्शन, स्टार्च क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड। ग्लाइकोजन क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड। सेलुलोज क्या है, होमोपॉलीसेकेराइड। स्टार्च क्या है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इसमें ये रहेगा। ग्लाइकोजन में क्या है, पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। सेलुलोज क्या है, पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज के पॉलीसेकेराइड है। तो हायालुरोनिक एसिड, हायालुरोनिक एसिड क्या है, इज अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। एक्चुअली इट्स अ म्यूकोपॉलीसेकेराइड, तो वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड हेटेरोपॉलीसेकेराइड में ही आता है। तो ये आंसर है उसका, हायालुरोनिक एसिड, हायला हायालुरोनिक एसिड, दैट इज अ हेटेरोपॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिपोलाइटिक एंजाइम। देखो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिपोलाइटिक। लिपो मतलब क्या बॉस, लिपो मतलब यहाँ पे लिपिड आएगा, लाइटिक मतलब क्या, ब्रेक डाउन करने वाला। तो लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम कौन सा है, यही तो पूछा है ना बॉस। देखो ऑप्शन 1 क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। न्यूक्लियेजेस का काम क्या है, न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज। कोलेस्ट्रॉल क्या है, ये क्या है, लिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, लिपिड। लिपिड ईस्टर हाइड्रोलेज मतलब लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम। और लास्ट ऑप्शन क्या है, कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। तो देखो ऑप्शन ए, बी एंड डी ये तो नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज। तो क्या है, लिपोलाइटिक एक्टिविटी इसका है कोलेस्ट्रॉल ईस्टर हाइड्रोलेज, है ना। सिंपल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं यहाँ पे बोलूँगा, लिपोलाइटिक एंजाइम। लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम कौन सा है, कोलेस्टेरॉल ईस्टर हाइड्रोलेज, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल को ब्रेक डाउन करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फेटल डोज ऑफ एंटीहिस्टामाइन। एंटीहिस्टामाइन जो होते हैं, जैसे आपका सिट्रेजिन हो गया, डाइफेनाइड्रामाइन, फिनेलेफ्रिन, इसका टॉक्सिक डोज कितना है ये पूछा है। तो इसका टॉक्सिक डोज होता है 25 to 50 मिलीग्राम पर केजी, ये टॉक्सिक डोज होता है एंटीहिस्टामाइन। तो याद रखो, एंटीहिस्टामाइन का क्लासिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दो टाइप का आता है, ठीक है, कन्वेंशनल एंटीहिस्टामाइन एंड सेकंड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन होते हैं उसको ट्रेडिशनल एंटीहिस्टामाइन बोलते हैं, जिसमें आपका डाइफेनाइड्रामाइन, सिट्रेजिन, फिनेलेफ्रिन ये वगैरह आएगा। तो उनको एक एडवर्स इफेक्ट होता है, कौन सा, सेडेशन,
एंड जो सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक होते हैं, सेकंड जनरेशन, उसमें लोराटाइडिन आता है, डेसलोराटाइडिन आता है, ठीक है, वो उनको ये एडवर्स इफेक्ट नहीं होता। तो यहाँ बहुत सारा इंफॉर्मेशन है मेरे पास, टाइम कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। ऑल ऑफ द अबव आर सोर्सेज ऑफ विटामिन ई एक्सेप्ट, तो विटामिन ई का सोर्सेस जो है नीचे दिए हैं उनमें से एक नहीं है। ऑल ऑफ द बिलो आर सोर्सेज ऑफ विटामिन ई एक्सेप्ट, तो व्हीट जर्म ऑयल में विटामिन ए ई होता है, सनफ्लावर ऑयल में भी विटामिन ई होता है, कॉटन सीड ऑयल में भी विटामिन ई होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फिश लीवर ऑयल। ये एक्चुअली गलत है, फिश लीवर ऑयल में भी विटामिन ई होता है। फिश लीवर मतलब कौन सा, कॉड लीवर ऑयल अगर बोला है तो उसमें होता है ये। अभी सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है फिश लीवर ऑयल, इसमें नहीं होता है। कौन सा फिश, कॉड लीवर ऑयल अगर बोला तो करेक्ट होगा, फिश लीवर ऑयल आंसर है, इसमें विटामिन ई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल रेंज फॉर वेट ऑफ राइट लंग, तो आपका जो राइट लंग होता है, राइट लंग, उसका नॉर्मल वेट कितना होता है, तो इसका नॉर्मल वेट होता है 625 ग्राम, ये करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी साइट ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक कहाँ पे एक्ट होंगे, लोकल एनेस्थेटिक का साइट ऑफ एक्शन क्या है। देखो ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। देखो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई सवाल ही नहीं था। लोकल एनेस्थेटिक कहाँ पे एक्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। वो क्या करते हैं, दे विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ सोडियम आयंस, सोडियम आयन का एंट्री ब्लॉक कर देंगे सेल में, तो ये सेल मेम्ब्रेन, ये करेक्ट आंसर है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज अ सोर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड सोर्स हैज अ हाईएस्ट मीन आयोडीन कंटेंट, मतलब कौन से इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जिसका आयोडीन कंटेंट ज़्यादा है। आयोडीन कहाँ से आता है, समुद्र में से आता है, तो समुद्र से ही देखो। पहला ऑप्शन है मीट, ये तो गया, ये समुद्र से नहीं आता मीट। वेजिटेबल्स नहीं, फ्रेश वाटर फिश, फ्रेश वाटर फिश मतलब अपना मीठा पानी का मछली, इसमें तो आयोडीन नहीं रहेगा। सो ऑप्शन क्या बचा है, सी वाटर फिश। सो ऑब्वियसली बेस्ट सोर्स क्या है, सी वाटर फिश। फॉलोइंग फूड सोर्स हैज हाईएस्ट आयोडीन मीन आयोडीन कंटेंट, तो सी फिश वाटर हैज हाईएस्ट मीन आयोडीन कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज अ म्यूकोलाइटिक, म्यूकोलाइटिक, देखो म्यूकोलाइटिक पूछा, म्यूको मतलब क्या, म्यूको मतलब म्यूकस, लाइटिक मतलब क्या, ब्रेक डाउन करने वाला। ऑप्शन में देखो अभी कार्बोसिस्टीन, क्लोरफेनारामाइन, सल्ब्यूटामॉल एंड कोडीन, ऐसे ऑप्शन दिए। तो कोडीन क्या है, एंटीटेसिड है, सल्ब्यूटामॉल क्या है, एंटी एस्थमेटिक ड्रग है, क्लोरफेनारामाइन क्या है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। आपको इसके बारे में मालूम नहीं होगा, कार्बोसिस्टीन म्यूकोलाइटिक होता है, कार्बोसिस्टीन एन एस्टिलसिस्टीन, एन एस्टिलसिस्टीन जो है एन एस्टिलसिस्टीन दैट इज आल्सो म्यूकोलाइटिक। सो कार्बोसिस्टीन एन एस्टिलसिस्टीन इज अ म्यूकोलाइटिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बॉस यहाँ पे, कार्बोसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन इज अ म्यूकोलाइटिक, ठीक है। कार्बोसिस्टीन एन एस्टिलसिस्टीन दे आर नोन एज अ म्यूकोलाइटिक, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चलो। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ विच सबसेलुलर ऑर्गेनेली, तो डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन कौन करता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, न्यूक्लियस करता है, गोल्गी बॉडी करता है, या लाइसोसोम करता है। तो न्यूक्लियस का फंक्शन होता है रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मेंटेनेंस डोज ऑफ रोक्साटिडिन, रोक्साटिडिन क्या है आपको मालूम होना चाहिए। रोक्साटिडिन क्या है, इट इज अ एंटी हिस्टामिनिक ड्रग, लोराटाइडिन, डेसलोराटाइडिन, रोक्साटिडिन, तो ये सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होता है, सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक। इसका मेंटेनेंस डोज क्या है, नॉर्मल डोज का 150 होगा, मेंटेनेंस डोज क्या है 75 मिलीग्राम एट अ बेड टाइम, ये मेंटेनेंस डोज है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चलो। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कैसे देते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं, या फिर इंट्रावेनस देते हैं, या फिर इंट्रामस्कुलर, या फिर ओरल। देखो ओरली बीसीजी वैक्सीन नहीं देते, इंट्रामस्कुलर भी नहीं देते, इंट्रावेनस भी नहीं देते, तो इंट्राडर्मल और सबक्यूटेनियस बीसीजी वैक्सीन इज गिवन बाय इंट्राडर्मल रूट और सबक्यूटेनियस रूट, यस सी याद रखो आप, इंपॉर्टेंट है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन क्या है, बैक्टीरिया कालमेटी ग्वारिन, तो इट इज अ वैक्सीन, ये वैक्सीन टीबी के लिए होता है, टीबी, टीबी के लिए कौन सा वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स मतलब क्या, सेल्फ रिलीजिंग हार्मोन। ऑटोकॉइड्स मतलब सेल्फ रिलीजिंग हार्मोन। उसमें इसमें क्या क्या आता है, इसमें 3 टाइप के आते हैं, अमाइन ऑटोकॉइड्स, पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स एंड लिपिड ऑटोकॉइड्स। तो देखो लिपिड में आता है आपका कौन सा, ल्यूकोट्राइन्स क्या है, लिपिड ऑटोकॉइड्स। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, लिक्विड लिपिड ऑटोकॉइड्स। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर क्या है, प्रोटीन ऑटोकॉइड। हिस्टामाइन क्या है, ल्यूकोट्राइन इज अ लिपिड ऑटोकॉइड, प्रोस्टाग्लैंडिन लिपिड है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी क्या है, लिपिड है। हिस्टामाइन क्या है, अमाइन है। तो पूछा क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड डिराइव्ड ऑटोकॉइड। तो ये लिपिड डिराइव्ड है, ये लिपिड वाला है, ये लिपिड वाला है, ये भी लिपिड वाला है। तो लिपिड वाला कौन सा नहीं है, हिस्टामाइन इज अमाइन। तो करेक्ट आंसर इज हिस्टामाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड। देखो पूछा है एरोमेटिक अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन में एरोमेटिक कौन है, देखो जिसमें बेंजीन रिंग है, ठीक है। एस्परजिन क्या है, एलिफेटिक है। थ्रियोनिन एलिफेटिक है, ग्लूटामाइन एलिफेटिक है। तो टायरोसिन, देखो एरोमेटिक अमीनो एसिड में होता है एस टी, एस, ओके। फिनाइलएलानिन, इसमें आता है फिनाइलएलानिन पी, टायरोसिन टी एंड ट्रिप्टोफैन। सो पीटी स्क्वायर, पीटी स्क्वायर, पीटी स्क्वायर मतलब क्या है, पीटी स्क्वायर याद रखो, पीटी स्क्वायर मतलब क्या है, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। पी, पी मतलब फिनाइलएलानिन, टी मतलब टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। सो दिस इज द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ये एरोमेटिक अमीनो एसिड का याद रखो, पीटी स्क्वायर। तो सब कुछ दिया है बुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पैराल्डेड की घातक खुराक क्या है, मतलब व्हाट इज द फेटल डोज ऑफ पैराल्डेड। तो इसका पैराल्डेड का फेटल डोज होता है 25 से 50 ml तक, ये करेक्ट है। नॉर्मल डोज कितना होता है उसका, 10 to 15 ml, 10 to 15 ml ये डोज उसका नॉर्मल डोज। करेक्ट आंसर है 25 to 50 ml टॉक्सिक डोज। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। amongst the peripherally acting muscle relaxant, which of the following is a depolarizing blocker, neuromuscular blocker। तो यहाँ पे देखो पूछा है depolarizing neuromuscular blocker। तो क्लासिफिकेशन अगेन इम्पोर्टेंट है, इसका क्लासिफिकेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट भी है, डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो पैंक्यूरिनियम, पिपराक्यूरिनियम, एट्राक्यूरियम, ये जो 3 है, क्यूरोनियम जो है, क्यूरोनियम ये क्या है, नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स है। ये क्यूरोनियम वाले जो है नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, ठीक है। तो डीपोलराइजिंग कौन है, सेक्सोमिथोनियम, सेक्सामिथोनियम इज अ नॉन इज अ सेक्सामिथोनियम इज अ डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, methadone helps in the recovery of which of the following type of drug dependence। तो देखो ड्रग डिपेंडेंस, ये जो ड्रग है वो क्या करते हैं, सब ड्रग ड्रग डिपेंडेंस करते हैं। इसके इसमें ऐसा कौन सा है कि मिथाडोन इज यूज्ड इन द रिकवरी ऑफ विच ड्रग डिपेंडेंस। मिथाडोन क्या है, इट इज यूज्ड इन द मॉर्फिन ड्रग डिपेंडेंस, ठीक है। मॉर्फिन हैज अ हाईएस्ट लायबिलिटी टू कॉज ड्रग डिपेंडेंस, ये याद रखो क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ग्रुप ऑफ एंजाइम व्हिच हाइड्रोलाइजेस द ईस्टर ईथर एंड पेप्टाइड और ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड बाय एडिंग ए वाटर एंड देन ब्रेकिंग। एडिशन ऑफ वाटर एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ये क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। कौन से एंजाइम होंगे, हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पे देखो वाटर, वाटर पर यहाँ से लॉजिक लगा सकते हो, वाटर बोला है ना, वाटर क्या है, H2O, तो H पर हाइड्रोलाइसिस, ऐसा लॉजिक भी लगाओ। So hydrolysis is the enzyme which will hydrolyze the ester। यहाँ पे भी देखो हाइड्रोलाइज वर्ड आ गया, हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज मतलब क्या है, हाइड्रोलाइसिस। कुछ कुछ क्वेश्चंस में उसका आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेंगे। हाइड्रोलाइज मतलब क्या है, टू ब्रेक डाउन। हाइड्रोलाइज टर्म आ गया, वाटर टर्म आ गया, हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेशन टर्म आ गया, रिडक्शन टर्म आ गया। अगर यही क्वेश्चन में ऑक्सीडेशन टर्म आता है, रिडक्शन टर्म आता है, तो क्या आंसर आएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप आ गया, ट्रांसफरेज। ज्वाइनिंग आ गया, लाइजेस, ठीक है। ऐसा सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट स्पेसिफिक फॉर ड्रग हैबिचुएशन। अगर ड्रग का आदत लग गया आपको तो कौन सा सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक है। टेंडेंसी टू इंक्रीज डोज, अगर किसी को कोई लत लग जाता है, मॉर्फिन का लत लग गया तो क्या होगा, हमेशा वो मॉर्फिन लेगा।
उसको एक डिजायर रहेगा, क्या रहेगा, डिजायर, उसको एक डिजायर रहेगा। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा लत लगा है तो कंपल्शन भी हो जाएगा, लेकिन कंपल्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो अगर उसका ड्रग स्टॉप किया तो उसमें विड्रॉल सिम्टम आ जाएगा, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। नो टेंडेंसी टू इंक्रीज डोज, कभी कभी डोज ज्यादा नहीं लगेगा, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, तो टेंडेंसी टू इंक्रीज द डोज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेसिफिक ड्रग एप्लीकेशन, टेंडेंसी टू इंक्रीज डोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि साल में कम से कम बच्चे के लिए हेपेटाइटिस की खुराक क्या है। सो व्हाट इज द डोज ऑफ हेपेटाइटिस वैक्सीन, दैट इज नथिंग बट द 0.5 ml हेपेटाइटिस वैक्सीन का डोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। उसमें देखो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फिक्स कैपिटल किस क्या करते हैं अपन, अपने पास कोई बिजनेस चालू करना है, मेरे पास 50,000 रुपये है, तो मैं बिजनेस चालू करने के लिए 50,000 रुपये है, तो उससे क्या करूँगा, तो सबसे पहले मैं बिजनेस के लिए जो लगता है, जगह लगेगी मुझे, बिजनेस के लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, इसके लिए मुझे मशीनरी लगेगी, तो वो लूँगा ना मैं। सो फिक्स कैपिटल से क्या करता है, प्लांट एंड मशीनरी। वर्किंग कैपिटल अगर है, वर्किंग कैपिटल कुछ अमाउंट मैं रखूँगा ना बिजनेस चलने के लिए, वर्किंग कैपिटल से क्या करेंगे, रॉ मटेरियल यूज करेंगे, ठीक है, वेज एंड रेंट्स देंगे, टैक्सेस इंटरेस्ट देंगे। प्लांट एंड मशीनरी वो कहाँ से परचेज करोगे आप, फिक्स कैपिटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरिसेला जोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिसेला जोस्टर वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट द फॉलोइंग डिसीज। तो वेरिसेला जोस्टर का वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है, टू प्रिवेंट द चिकन पॉक्स, बिकॉज आपको ये मालूम होना चाहिए चिकन पॉक्स दे आर कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस ए, कैंसर, अलग अलग कॉजेटिव एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी वर्टिब्रास आर फ्यूज्ड टू फॉर्म ए कॉक्सिक्स बोन। कॉक्सिक्स बोन में कितने वर्टिब्रा होते हैं, उसमें होते हैं 4 वर्टिब्रा। कितने होते हैं, 4 वर्टिब्रा। देखो सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं, 7, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7। देन आपका आता है थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा कितना होता है, थोरेसिक वर्टिब्रा 12। देन आता है आपका लंबार वर्टिब्रा, लंबार कितना होता है, लंबार होता है 6। एंड कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स मतलब लास्ट वाला जो बोन होता है माकड़ हाड़, उसमें 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रा आते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, थोरेसिक 12, लंबार 6, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3CH2 16 दिया है, ये मतलब ये क्या होगा, ये फैटी एसिड होगा, CH3CH2 2 टाइम्स, मतलब ये प्रोपेनिक एसिड होगा, ये भी फैटी एसिड होगा, तो ये आंसर करेक्ट है CH3COOH, ठीक है। ये सिंपल है, डिप्लोमा का है इसलिए थोड़ा सा हिंदी में ले। नेक्स्ट देखो कंजक्टिव, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंजक्टिवल जीरोसिस, conjunctival cirrhosis. Conjunctival cirrhosis is occurs due to deficiency of following vitamins. Conjunctival cirrhosis किसका किसका डेफिशिएंसी है। देखो जीरोसिस मतलब क्या, जीरो मतलब ये ब्लाइंडनेस का है, कंजक्टिवल जीरोसिस मतलब ब्लाइंडनेस। तो ये किसका डेफिशिएंसी है, विटामिन ए का। अगर विटामिन ए का डेफिशिएंसी होगा तो जरब हो गया, जरब आप अंधे हो जाओगे, ठीक है। बाकी विटामिन का भी डिफिशिएंसी आपको मालूम होना चाहिए, आई कैन टेल बट वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ टाइप ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन विच ड्रग इज डिपॉजिटेड इन द लूज टिश्यू अंडर द स्किन विच इज रिचली सब्सक्राइबेड विद द नर्व बट लेस वेस्कुलर। मतलब स्किन के नीचे आपको लूज टिश्यू है, उसमें अगर इंजेक्शन देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे सबक्यूटेनियस। स्किन के नीचे इंट्रावेनस वेन के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, इंट्राथिकल स्पाइनल कॉर्ड में, इंटरडर्मल स्किन के लेयर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस इज द करेक्ट आंसर, सबक्यूटेनियस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सबक्यूटेनियस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस वाज द पेपर। अगर आपको ऐसे और भी पेपर्स का चाहिए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। Hello students, order the magic bullet for GPAT Niper Drug Inspector. Read twice and qualify 100